दो देश, दो कहानियां, एक टूट गया, एक बच गया। फर्क सिर्फ था सत्ता की साझेदारी का। अगर एक देश अगर एक देश को चलाना है तो सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में या फिर हमारे नेताओं के हाथ में? आज हम दो देशों की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है श्रीलंका जो कि टूट गया और दूसरा है बेल्जियम जो बच गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि एग्जाम में ये कैसे 4 से 6 नंबर हमको आसानी से दिला सकता है। इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। अब सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम हमारा कहां पड़ता है बेटा? बेल्जियम पड़ता है हमारा यूरोप में, एक यूरोप कॉन्टिनेंट में ये हमारा पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या 1.1 करोड़, जिसकी जनसंख्या 1.1 करोड़, जो हमारे हरियाणा राज्य से भी क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी छोटा है। तो बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक कैसा देश है? एक छोटा सा देश है। ये आपको दिख रहा है पूरा, इसमें ये देखिए, ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की सीमा जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है, इन चारों देशों से लगती है। कुल जनसंख्या का 59% लोग जो कहां रहते हैं बेटा? वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि 59% लोग कहां रहते हैं बेटा? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। यह लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग जो फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग रहते हैं, 59% लोग कहां रहते हैं बेटा? फ्लेमिश क्षेत्र में। तो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं बेटा? डच भाषा का। 40% जनसंख्या बेलोनिया क्षेत्र में रहती है जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब हम जानेंगे 1% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा? 1% लोग बोलते हैं हमारी कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 20% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। जबकि 80% लोग वहां पे कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 40% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी कि 59% कौन सी भाषा बोलते हैं? 59% जो है वो हमारी डच भाषा बोली जाती है। 40% हमारी कौन सी भाषा बोलते हैं वहां के लोग? 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो जर्मन भाषा बोलते हैं। जबकि बेल्जियम की राजधानी है बेटा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में जो 20% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं और उसमें से 80% लोग जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब हम जानेंगे ब्रुसेल्स का जो क्षेत्रफल है वो 30,528 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका अगर हम धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ पे हम साक्षरता की बात करते हैं तो 99% साक्षरता है। यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो मुद्रा है। आजादी की बात करते हैं तो 4 अक्टूबर 1830 में यहाँ पे आजादी मिली थी इनको। जनसंख्या की बात करते हैं तो 1.14 करोड़, यानी कि हमारा हरियाणा राज्य है बेटा उससे भी कम जनसंख्या इस देश की है। यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं ज्यादातर बेटा? क्रिश्चियन, यानी कि ईसाई लोग। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या बेटा? बेल्जियम। ये पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये छोटा सा देश जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है हमारा कौन सा? बेल्जियम। यहाँ के 99% लोग क्या है बेटा? पढ़े लिखे हैं। और यहाँ की जनसंख्या जो है बेटा वो कितनी है बेटा? 1.14 करोड़, यानी कि 1,14,00,000, जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटी है। दूसरा है फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है बेटा वो समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले लोग कैसे हैं? समृद्ध भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। 1950 और 1960 के दशक में दोनों समूह में तनाव बढ़ने लगता है। यानी कि
1950 से लेके 1960 तक इन दोनों कम्युनिटीज में क्या हो जाता है बेटा, तनाव बढ़ता है। डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी, परंतु धन के मामले में वो कमजोर है। मैंने बताया था ना कि डच 59% लोग बोलते हैं, इनकी संख्या तो ज्यादा है, इनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन ये अगर पैसे के मामले में बात करते हैं तो पैसों के मामले में ये कमजोर है बेटा, इतने पैसे वाले नहीं है। 1970 से 1993 के मध्य जब इनमें दोनों में बेटा तनाव बढ़ने लगा तो बेल्जियम ने अपने संविधान में बेटा 4 संशोधन किए, ठीक है, जिससे इन दोनों में आपस में क्या ना हो बेटा, तनाव ना बढ़े और लड़ाई ना हो। इसलिए उन्होंने जो है वो कितने संशोधन किए बेटा, 4 संशोधन। जानते हैं कौन कौन से 4 संशोधन है? नंबर 1, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है वो समान रहेगी, यानी कि जो पार्टी सरकार जो बनेगी वो उनके मंत्रियों की संख्या जो डच बोलने वाले हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं इनकी संख्या कैसी रहेगी बेटा, समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि 10 मंत्री उनके हों और 50 मंत्री उनके हों, नहीं, उनकी संख्या कैसी रहेगी बेटा, समान रहेगी। दूसरा है क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां सौंपना, यानी कि जहां वहां पे जो सरकार रहेगी बेटा, जो क्षेत्रीय स्तर की सरकार होगी वहां पे जो शक्तियों को सौंपा जाएगा बेटा निचले स्तर पे। दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि दोनों समुदाय जो है वो समान रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि समान रूप से सरकार चलाएंगे। तीसरा है तीसरे स्तर की सरकार होगी, वो हमारी कौन सी सरकार कहलाई जाएगी, सामुदायिक सरकार होगी, जो 3rd ईयर में काम करेगी, ठीक है, यानी कि जो नीचे जो काम करेगी उसको हम बोलेंगे बेटा कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार। अब हम इसको है ना एक एक करके अच्छे तरीके से जान लेते हैं। अब आता है हमारा श्रीलंका बेटा, अब आता है हमारा श्रीलंका। यहां पे बेल्जियम ने ये अच्छा काम किया कि दोनों समुदाय के लोगों को, डच भाषा बोलने वालों को और फ्रेंच भाषा बोलने वालों को, इनकी संख्या को क्या रखा बेटा, समान रखा, यानी कि जितने भी इनके मंत्री बनेंगे वो समान रहेंगे, समान रूप से रहेंगे। अगर एक मंत्री इनका बनेगा बेटा तो दूसरा मंत्री इनका भी बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये देश जो है वो टूटा नहीं, ठीक है, यहाँ पे युद्ध जैसे आसार नहीं दिखे, यहाँ पे युद्ध होने ही वाला था क्योंकि दोनों में तनाव हो गया था। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ की समाज ने ये अच्छा कार्य किया कि इनमें आपस में युद्ध ना करा के इन दोनों लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया, जिससे इनकी संख्या भी समान रही और देश भी टूटने से बच गया। जबकि देश टूटता है तो बहुत ज्यादा सरकार को और देश दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि ये देश तो क्या हुआ बेटा, ये देश तो संभल गया, ये देश टूटा ही नहीं। अब हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, ये देखिए, ये है हमारा क्या, तो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है, ये है हमारा श्रीलंका, जो हमारे भारत देश के बिल्कुल साउथ में आपको दिखाई देगा देश श्रीलंका। इसकी राजधानी बेटा कोलंबो, लेकिन अब तो उसकी जयवर्धनेपुरम हो गई है, पहले कोलंबो थी। इसका क्षेत्रफल जो है वो 65,610 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है, 2.09 करोड़। यहाँ पे है ना भाषा जो बोली जाती है वो सहेली भाषा है, तमिल भाषा है और अंग्रेजी भाषा है। श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है, सहेली भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे 3 भाषाएं बोली जाती है। अगर आप इनकी लिटरेसी रेट देखते हैं बेटा तो वो हमारा कितना है, 92%, यानी कि 92% लोग जो है वो कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। बीच में नहीं, मतलब लास्ट में आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो इन्हीं में से होंगे, क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो इन्हीं में से होंगे। इनका धर्म क्या है बेटा, ये यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं और ईसाई धर्म के लोग हैं। इनको स्वतंत्रता कब मिली है बेटा, 4 फरवरी 1948 को, यानी कि श्रीलंका को औपनिवेशिक काल से स्वतंत्रता कब मिली है, यानी कि ब्रिटेन के लोगों से उन्हें स्वतंत्रता कब मिली है, 4 फरवरी 1948 को। हमें स्वतंत्रता कब मिली है बेटा, 15 अगस्त 1947 को बेटा। ये मैं दूसरा चैप्टर में आपको करा चुका हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमारे बाद ही इनको सफलता मिल गई है और स्वतंत्रता भी मिल गई है, यानी कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका देश जो है
वो ब्रिटेन के लोगों से क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए श्रीलंका क्या है बेटा, एक द्वीपीय देश है। कुल जनसंख्या का 74% लोग क्या है बेटा, वो सहेलियों का है। यानी कि जो सहेली कम्युनिटी है बेटा, वो कितने परसेंट है बेटा, 74% लोग जो है वहां पे जो सहेली लोग हैं। 18% जनसंख्या तमिलों की है बेटा। यहाँ पे तमिल कितने, 18% लोग जो हैं वो तमिल हैं। अब इन तमिलों में से 13% लोग, अब 18% जो तमिल है बेटा, उसमें से 13% तो श्रीलंकाई तमिल है बेटा, और 5% भारतीय तमिल है। कैसे तमिल है ये, भारतीय तमिल है, भारतीय वंशज के लोग हैं ये, जो औपनिवेशिक काल में जो वहां पे उनके दादा परदादा काम करने के लिए गए थे, तो वो वहीं पे रह गए, तो ये 5% लोग वो लोग हैं बेटा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पीला पीला भाग दिख रहा है, जो आपको येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, वो सहेलियों का है, और जो आपको हरा वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट जो है वो तमिल्स का है। अब इसमें भी कौन से तमिल्स हैं बेटा, वो तमिल्स हैं जो 13% तो श्रीलंकाई तमिल है, 5% जो भारतीय तमिल्स हैं। ठीक है, अब सहेली भाषा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि जो सहेली भाषा बोलते हैं बेटा, वो लोग कौन है बेटा, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं। जो तमिल भाषा बोलते हैं वह हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों पर श्रद्धा रखने वाले हैं। जो जो तमिल भाषा बोलते हैं वो हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में अपनी श्रद्धा रखते हैं। सहेली भाषा के लोग कौन से धर्म के अनुयायी हैं, सहेली लोग जो है वो बौद्ध धर्म के हैं बेटा। और जो हमारे तमिल्स हैं, तमिल हिंदू को भी मानते हैं बेटा और मुस्लिम्स को भी मानते हैं, ये वो लोग हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी कि 1948 में श्रीलंका औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्र हुआ है। यानी कि कब हुआ है, 1948 में। सहेली की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ के शासन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। अब सहेलियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या किया बेटा, कि यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है, यानी कि अपना राज चलाने की कोशिश की है, हर चीज में अपने व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे ये देखो अंग्रेजों लोगों से कब आजाद हुए हैं, ये 1948 में। कब हुए, 1948 में। अगला है बेटा 1956 में श्रीलंका में एक कानून बना। 1956 में श्रीलंका में एक कानून बना जिसमें सहेलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया, यानी कि जो शहरी भाषा वाले लोग हैं उनकी भाषा को क्या कर लिया, राजभाषा घोषित कर दिया। कब बेटा, 1956 में। कब, 1956 में। सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालय में सहेलियों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब और विश्वविद्यालय थे, यानी कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, और विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होंगे वो ज्यादातर लोग कौन होंगे, वो सहेली भाषा वाले लोग होंगे। यानी कि ये तो सरासर गलत है कि सहेली वालों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। इन्हीं सरकारी आदेशों से तमिलों में असंतोष पनपने लगा, यानी कि इन तमिल्स को ऐसा लगने लगा कि ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, ये सिर्फ जो है वो शहरी भाषा वालों के लिए कर रहे हैं। उन्हें लगा सरकार हमारे धर्म, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी कि सरकार जो है वो हमारे धर्म को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे लैंग्वेज को लेके, हमारे रिलीजन को लेके वो असंवेदनशील है, हमारी तरफ देख ही नहीं रही है बिल्कुल। उन्हें लगने लगा सरकारी नौकरी तथा अन्य कारणों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, यानी कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो उनके साथ क्या हो रहा है बेटा, भेदभाव हो रहा है। इसके बाद तमिल और सहेलियों के बीच जो संबंध जो है वो बेटा क्या हो गए, वो बिगड़ते चले गए, यानी कि सहेली भाषा वाले और तमिल्स के बीच में क्या हो गया, संबंध बिगड़ते चले गए। और यहाँ पे स्थिति कैसी आ गई बेटा, युद्ध वाली स्थिति आ गई। अब तमिलों द्वारा संघर्ष,
तमिलों द्वारा संघर्ष। तमिलों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। जब उनके लिए कोई सरकार नहीं सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है, तो बेचारे वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई बेटा, और तमिल को राजभाषा घोषित करने का दर्जा देने की मांग की। यानी कि तमिल को क्या किया जाए, राजभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसी मांग की। क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने हेतु शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की। यानी कि किसकी मांग की, शिक्षा में और रोजगार में हमें कैसा मौका मिलना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ आप डिस्क्रिमिनेट करो। 1980 में उन्होंने एक लिट्टे नामक एक संगठन बनाकर उत्तर पूर्वी श्रीलंका में सरकार बनाने की मांग की गई। यानी कि कब, 1980 में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बेटा क्या, लिट्टे। ठीक है, और पूर्वी श्रीलंका में सरकार बनाने की उन्होंने क्या किया, मांग की कि हम जो है पूर्वी श्रीलंका में क्या बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। यह संघर्ष धीरे धीरे किस में बदल गया बेटा, सिविल वॉर में। यानी कि यह संघर्ष जो है वो गृह युद्ध में बदल गया। समझ रहे हो, गृह युद्ध में बदल गया। और इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और बहुत से लोग जो है वो देश छोड़ के दूसरे देश में शरणार्थी बन गए, यानी कि देश छोड़ के चले गए, पलायन कर गए। यह युद्ध 2009 में जाकर समाप्त हुआ। समझ रहे हो, यह युद्ध कब जाके समाप्त हुआ है, 2009 में। ये देखो वहां की लोगों के बीच अस्थिरता बढ़ गई, लोग आपस में लड़ने मरने लग गए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, अब हम इन दोनों देशों से समझ पाए कि सत्ता में साझेदारी करना क्यों आवश्यक है। बेल्जियम ने अच्छा दिमाग लगाया और अपने देश को टूटने नहीं दिया। जहां पे डच भाषा बोलने वाले ज्यादा थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम थे, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों देशों में सत्ता की साझेदारी करा दी कि आपके जो मंत्री बनेंगे वो एक समान बनेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक की संख्या 4 हो और एक की संख्या 15 हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका ने ये गलत कदम उठाया कि गृह युद्ध हो गया यहाँ पे। ठीक है, उनको क्या करना था, सत्ता की साझेदारी को बराबर बराबर आपस में बांटना था। सबसे पहले हम जानेंगे युक्तिपरक, पोटेंशियल। सत्ता की साझेदारी से देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में अवसर कम होते हैं। यानी कि सत्ता की जब साझेदारी होती है तो देश के अलग अलग सामाजिक समूह में अवसर कम होते हैं बेटा। दूसरा है, जहां बहुत से भाषाई, जातीय तथा धार्मिक समूह में रहते हैं, क्योंकि सामाजिक संघर्ष का परिणाम हिंसा के रूप में आता है। बेटा देश में अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग जाति वाले, अलग अलग धार्मिक लोग रहते हैं, क्योंकि सामाजिक संघर्ष का परिणाम क्या होता है बेटा, हिंसा, लड़ाई होती है, युद्ध होता है बेटा इसका। अगर देश में बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, तो बेटा यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि बहुसंख्यक कौन है। बहुसंख्यक वो है बेटा जिनकी संख्या ज्यादा है, और अल्पसंख्यक वो है बेटा जिनकी संख्या उस स्थान पे कम है। अगर देश में बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी से थोपे तो देश में यह खतरा उत्पन्न करता है बेटा, युद्ध जैसे परिणाम फिर सामने आते हैं। तो हमें यह नहीं करना चाहिए। दूसरा है इसका कि नैतिक कारण, मोरल रीजन, सत्ता की साझेदारी का यह कारण आधुनिक लोकतंत्र में काफी लाभदायक है। यानी कि सत्ता की साझेदारी करना हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें सबसे क्या है बेटा, प्रॉफिटेबल है, यानी कि सबसे लाभदायक है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही क्या होता है बेटा, अंतिम निर्णय किसका होता है, जनता का होता है। दूसरा है, गठबंधन में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, यही सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। जब दो दल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सरकार बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अल्पसंख्यक समूहों को अधिकारों की रक्षा होती है, यानी कि जिनकी संख्या कम है उनके बेटा उनके राइट्स की क्या होती है बेटा, रक्षा होती है। तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबकी सुनी जाती है, यानी कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो इसमें सभी धर्म के और सभी जाति के लोगों की सुनी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जो है वोट देकर सरकार बनाते हैं। तो अंतिम निर्णय किसका होना चाहिए बेटा, जनता का होना चाहिए, ना कि किसी नेता का। अगला है सत्ता की साझेदारी के रूप। हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी के क्या रूप है। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी के 3 अंग होते हैं बेटा। सबसे पहला अंग होता है बेटा विधायिका का, यानी कि अगर कानून बनाना है बेटा तो कौन कार्य करेगा बेटा, विधायिका कार्य करेगी।
कानून को लागू करना है, कौन कार्य करेगा बेटा? कार्यपालिका करेगी। न्यायपालिका बेटा स्वतंत्र है, लेकिन कार्यपालिका में जो भी बड़े बड़े बेटा न्यायमूर्ति होते हैं उनको लाने का कार्य किसका होता है बेटा? कार्यपालिका का होता है। ये परस्पर एक दूसरे पर क्या रखते हैं बेटा? नियंत्रण रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगला है सत्ता का क्षैतिज वितरण, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं बेटा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। एक दूसरे को जब कंट्रोल करते हैं बेटा तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं बेटा। आगे, सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। उदाहरण, संपूर्ण देश के लिए एक समान सरकार और क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तरों पर भिन्न भिन्न सरकार। यानी कि वैसे अगर आप देखते हैं हमारे देश में बेटा एक होती है बेटा केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है। उसके नीचे होती है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार तो छोटे मोटे कामों को करने के लिए जाएगी नहीं, तो उसके लिए एक बना दिया बेटा, या तो उसको हम क्षेत्रीय सरकार कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कह देंगे बेटा? क्षेत्रीय सरकार, जिसमें हमारी पंचायतें आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी तीसरे स्तर की सरकार जोड़ गई है, 3rd ईयर की। अब आता है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है बेटा, अभी जो हमने पढ़ाया है। बेल्जियम ने डच, फ्रांसीसी और जर्मन के बीच में सत्ता या फिर शक्तियों का क्या किया? उन्होंने बंटवारा कर दिया कि इसमें क्या कर दिया बेटा? बराबर बराबर बांट दिया। भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए संसद तथा राज्य विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। यानी कि हमारा जो कानून बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उसमें क्या किया है इन्होंने? एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए विधानमंडल और संसद में भी इनके लिए स्थान जो क्या रखा है बेटा? सुरक्षित रखा है। कुछ सीटें इनके लिए भी है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। अब हम जानेंगे चौथा है राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह के मध्य सत्ता की साझेदारी। सत्ता को हासिल करने के लिए यह पार्टियां आपस में क्या करती हैं बेटा? प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करती हैं। इनकी प्रतिद्वंद्विता यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, उसमें क्या होता रहे बेटा? परिवर्तन होता रहे। जैसे कांग्रेस ने हमारे 70 साल राज किया है, तो जब से कांग्रेस पार्टी चली आ रही है तो इसमें बदलाव होना भी जरूरी था, इसीलिए क्या आई बेटा? बीजेपी आई। अब ऐसा तो नहीं है कोई पार्टी बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलती रहे, हाँ ठीक है चल सकती है, लेकिन उसमें भी बदलाव होना बहुत जरूरी होता है बेटा। कहीं उसको ऐसा ना लगे कि बस जो है बस इस देश पे हमारा ही राज चल रहा है, इसलिए बदलाव होना भी जरूरी है। 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ती हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ती हैं तो उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। जैसे कांग्रेस प्लस सपा, जिसको हम एसपी बोलते हैं बेटा, उसने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसको क्या बोला था? इंडी गठबंधन। क्या बोला था बेटा? इंडी गठबंधन। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाई थी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? गठबंधन सरकार। जब 2 पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको बोलते हैं बेटा गठबंधन सरकार। अब हम जो है 10 आपको क्वेश्चन देंगे, 10 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप इस चैप्टर से संबंधित होंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 100% मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब पहला क्वेश्चन है 1970 से 1930, 1970 से 1930 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? मैंने आपको पहली बताया था कि बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ था? 4 बार। तो सही आंसर क्या है बेटा? 4 बार। तो कितनी बार संशोधन हुआ है बेटा? 4 बार। बेल्जियम के
संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? 4 बार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। दूसरा है श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिली? यानी कि मैंने आपको बताया था औपनिवेशिक काल से श्रीलंका को भी स्वतंत्रता मिली थी। तो कब मिली थी? फरवरी 1948 में, फरवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, 1955 में और फरवरी 1956 में। तो इसका राइट आंसर है फरवरी 1948 में। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? फरवरी 1948 में। नेक्स्ट, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? यानी कि डेमोक्रेसी में जो पावर्स होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो किसके हाथ में होती है बेटा? कार्यपालिका के, सरकार के, विधायिका के या फिर जनता के? बताइए, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? तो लोकतंत्र में सत्ता होती है बेटा, बताओ, जनता के हाथ में। ठीक है, किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। अगला है श्रीलंका में कौन अल्पसंख्यक है? बेटा अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम होती है। जिनकी संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है। तो वो तमिल्स थे, सहेली थे, ईसाई थे या मुस्लिम थे? बताओ। तो इसका सही आंसर है बेटा तमिल्स। श्रीलंका में अल्पसंख्यक कौन थे बेटा? तमिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका एक कैसा देश है? जब मैं अभी पढ़ा रहा था श्रीलंका, तो मैंने बताया था ना श्रीलंका कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है बेटा। द्वीपीय देश बेटा वो होते हैं जो समुद्र से चारों ओर से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। ठीक है, समुद्र में चारों ओर से क्या होते हैं बेटा? घिरे हुए होते हैं। तो इन्हीं के देशों को क्या कहा जाता है? द्वीपीय देश। नेक्स्ट है बेल्जियम में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था आपको बेल्जियम में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 अक्टूबर 1825, 4 अक्टूबर 1827, 4 अक्टूबर 1830 या डी 4 अक्टूबर 1832। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? सी 4 अक्टूबर 1830। नेक्स्ट, बेल्जियम का संबंध किससे है? मैंने आपसे कहा था कि बेल्जियम जो है एक कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका है, यूरोप है? तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? यूरोप। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरोप में। निम्न में से गृह युद्ध छिड़ गया था, किन के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था? तो गृह युद्ध हुआ था बेटा किसके? पाकिस्तान के, जर्मनी के या बेल्जियम के या श्रीलंका के? तो इसका सही आंसर है बेटा श्रीलंका। श्रीलंका में युद्ध जो किन किन के बीच छिड़ा था बेटा? तमिल और सहेली, इनके बीच में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब तक चला था बेटा? लास्ट 2009 तक। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीलंका ने सहेली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया था? श्रीलंका ने सहेली भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर दिया था। कब किया था? 1950 में, 1958 में, 1954 में, 1956 में? तो इसका सही आंसर है बेटा 1956। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो जुडिशरी होती है, तो डेमोक्रेसी में उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका या संसद? तो उसकी नियुक्ति कौन करता है बेटा? कार्यपालिका। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।